हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे इस वीडियो के अंदर मैं तीन बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात करूंगा उस हर एस्पिरेंट के लिए जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, चाहे स्टेनो, चाहे सीपीओ, चाहे एमटीएस। अभी तो सीजीएल का एग्जाम आने वाला है। तो होता क्या है कि कोई भी बिगिनर या कोई भी रिपीटर हो, वो ये गलतियां पक्का करता है और ऐसा होता है कि 2-3 साल के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि भाई मैं तो एसएससी के इस ट्रैप में फंस गया और मुझे अब ये चीज समझ आ रही है। इवन कई ऐसे एस्पिरेंट है जिनके 4-4 5-5 अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं और उनको तब ये चीज समझ आती है कि हम ये वाली गलतियां कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता अभी जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है या 2025 में कोई भी एग्जाम होने वाला है, अगर आप बिगनर है या आप रिपीटर और आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये गलतियां आपको कहीं ना कहीं पता है बैक ऑफ द माइंड, बट आप इसे इंप्रूव नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। अगर आप इन चीजों को इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वीडियो में मैं खाली ऊपर ऊपर बता के निकल जाऊंगा वो तीन मिस्टेक क्या है। मैंने आपको दिखा देता हूँ कि सीजीएल मेंस जो अभी हुआ है रिसेंट सबसे लास्ट एग्जाम 2024 का, उसके 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं। ये जो गलतियां मैं बता रहा हूँ वो गलतियां मैं इन क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये समझ आएगी कि बात ये बंदा सही बोल रहा है। और आपको मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अब आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपको वो चीजें समझ नहीं आएगी। अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हैं तो एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसे गहराई से समझिएगा। आपको डेफिनेटली फायदा जरूर होगा। ठीक है। दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की क्या है कि ये वीडियो जो मैं बनाना चाह रहा था ये कुछ टाइम पहले बनाना चाह रहा था, बट बहुत सारे वीडियो लाइंड अप थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ज्वाइनिंग के प्रोसेस से रिलेटेड हम वीडियो पे काम कर रहे थे, तो उसी दौरान हमारे कई सब्सक्राइबर हमें फीडबैक देते रहते हैं। तो रिसेंटली वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर शी गॉट सेलेक्टेड इन एएसओ सीएसएस, तो उन्होंने एक फीडबैक दिया था जो कि बहुत अच्छा था। और उस फीडबैक में सेकंड पार्ट में उन्होंने एक सजेशन दिया था। जो सजेशन यही था कि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है और लोग इधर उधर करते 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 अपने कितने साल खराब कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे कई फीडबैक्स आए थे जिसकी वजह से मुझे लगा ये वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ और अभी बनाना चाहिए, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक हर कोई करता है वो करता है सिलेबस की। और सिलेबस में क्या कि कितना कवर करना चाहिए। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है सिलेबस 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 ही पढ़ते रह जाते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि आपको एक टीचर को फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी चीज बताऊंगा कि आपको लिमिटेड आवर का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। थर्ड चीज बताऊंगा कि प्रैक्टिस पार्ट ना अलग होता है हमेशा सिलेबस से, मतलब आपको एक लिमिटेड आवर में खत्म करके प्रैक्टिस करनी होती है। और फोर्थ इज इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पहले पढ़ना चाहिए। तो देखिए होता क्या है सिलेबस के अंदर, आपको ना एक टीचर फिक्स करना है। आप एक काम कीजिए, यूट्यूब के ऊपर आपने किसी टीचर को देखा, अगर आप बिगनर है या रिपीटर है, आपने देखा भाई आपका तालमेल बैठ रहा है, आपका किसी भी टीचर से तालमेल बैठ रहा है एक्स वाई जेड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे पढ़ा हुआ बच्चा कोई ना सेलेक्ट हुआ हो। आप इस चीज को समझिएगा, हर टीचर से कुछ ना कुछ स्टूडेंट जरूर सेलेक्ट होते हैं और मेजोरिटी में वो सेलेक्ट नहीं होते। बट ऐसा होता है कि जो बहुत पॉपुलर हैं वो क्या करते हैं, कुछ को बहुत हाइप करके ग्रेड दिखाते हैं और आप अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। बच्चे की मेहनत इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सिलेबस को खत्म करने के लिए मैं ये बोलूंगा कि जिस भी टीचर का सिलेबस, चाहे यूट्यूब पे चाहे आप पेड ले रहे हैं, वो लिमिटेड आवर्स में हो। जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है लिमिटेड आवर्स में, आपको उनसे पढ़ना चाहिए। आप ये समझिए कि 2025 में सीजीएल की बात करूं और जो भी बच्चे अभी 1-1.5 महीने पहले शुरू करके बैठे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 180 आवर्स या 200 आवर्स आप पढ़ सकते हो खाली मैथ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना देना पड़ेगा कि सिलेबस जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ 20 और 30% होता है। उसके बाद आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, इतना टाइम मैनेजमेंट में काम करना होता है, इतनी सारी चीजों पे काम करना होता है, तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और मैं आपको अभी मेंस के क्वेश्चन में दिखाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं आता होगा, आप अभी पहला दिन भी शुरू कर रहे होंगे तो 8-10 क्वेश्चन तो आप यूं ही कर देंगे और आप सिलेबस के पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए मेरी बात को समझिए कि जिस भी टीचर का कोर्स, मतलब आप ऐसे समझिए कि लिमिटेशन में खत्म हो जाता है 100 टू मैक्सिमम 140-150 आवर्स के अंदर, आप उस टीचर का पढ़ लीजिए और देख लेना। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए अलग अलग जगह से चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके की चीजें होती है। रेदर देन आप 200-250 घंटे का कोर्स खींचे जा रहे और आपका टाइम फिर आपको लग रहा है कम पड़ रहा है।
ये एक मैं वाइज डिसीजन बोल रहा हूँ कि 100-150 आवर्स में सिलेबस को खत्म करो, एक टीचर को फिक्स करो और उसके बाद प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएंगी चीजें। अभी जो मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा उसके अंदर आप देखना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो सिलेबस करने का कोई उतना यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, जब आप एग्जाम में सही से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जब भी सिलेबस कर रहे हैं तो आप देखिए मेरे पास टाइम कितना है। आज अगर देखें सीजीएल का एग्जाम 2025 का जब होने वाला है तो आपको देखना है कि भाई आप कहाँ पर है, आप पे कितना सिलेबस है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले करने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे अर्थमेटिक आजकल बहुत आपको प्रीवियस ईयर को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे पहले अर्थमेटिक खत्म करनी चाहिए, एडवांस पार्ट अब बहुत ज्यादा कम आने लग गया है। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है और सिलेबस को लिमिटेड रखना है, टीचर को फिक्स रखना है और एक बार फटाफट सिलेबस को खत्म कर देना है। तो पहली गलती ये होती है, समझ गया आपकी, आप सिलेबस के पीछे भागते रहते हैं और आपका इतना ज्यादा टाइम खराब हो जाता है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे थे क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, आप सिलेबस ही करते रह गए। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए वीडियो लंबा चला जाएगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल में इस चीज को समझाऊं, आपके दिमाग से मिथ हटाऊं कि भाई ये गलतियां मत करो, सिलेबस के पीछे मत भागो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई टीचर चेंजिंग, ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि भाई आपके जब क्वेश्चन नहीं हो रहे होते तो आप दोबारा क्या सोचते हो कि भाई टीचर में कमी है। आप अपनी कमी को नहीं देखते कि आप सिलेबस के पीछे भागते रह गए, आप सिलेबस ही करते रह गए, आपने प्रैक्टिस तो की ही नहीं, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आपको लगा टीचर खराब है। ऐसा नहीं हो सकता, एक टीचर से पढ़ाए हुए सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते और किसी एक ज्यादा पॉपुलर जो टीचर नहीं है उससे भी पढ़ाए हुए कोई सेलेक्ट ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो इस चीज के ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ना टीचर के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपने जिसे पकड़ लिया सो पकड़ लिया, उसी के सिलेबस को एक बार करा जम के, दोबारा रिवाइज भी कर लिया जम के, उसके बाद आपको क्या करना है, इस रिवीजन बहुत करनी है। दूसरा पॉइंट लिखा है दोबारा सिलेबस में। हाँ देखिए अब होता क्या है, मान लीजिए आपने 200 घंटे का, मैथ्स तो लंबा टाइम लेता है, मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, किसी भी का भी ले लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए, जीएस का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। आपने 200 आवर का एक सिलेबस करा, आपके मार्क्स तो आ नहीं रहे, फिर आपने सोचा यार ये टीचर ही अच्छा नहीं है, आपने दोबारा पकड़ लिया एक और टीचर, उसमें 150 आवर का कोर्स है। तो आप ये देखिए आपके पास इतना टाइम आ कहाँ से रहा है। इतना टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप वही जो मैं बोल रहा था 2 से 3 साल वाले लूप में फंस गए कि भाई अगली बार बहुत अच्छा करूंगा। जो बंदा स्मार्टली सोचता है कि भाई सिलेबस को खत्म किया जाए, टीचर पे ट्रस्ट रखना है और बाकी मेरी प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस आपको देखना थर्ड पॉइंट में समझ आएगी कैसे करनी है, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा रेदर देन 4 जगह से पढ़ लो आप और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। एक और इसके अंदर पॉइंट आता है मोस्टली थिंग्स सेम। देखिए आप जब सिलेबस कर रहे होते हैं तो आप देख लेना 80% चीजें तो सेम ही होगी, सिर्फ 20% चीजें आपको ऐसी दिखाई देगी जिसमें आपको सोल्यूशन का डिफरेंस दिखेगा कि हाँ भाई ठीक है इसका सोल्यूशन ज्यादा बेटर है, इसमें वो ज्यादा अच्छे से सोल्यूशन करता है, उस तरीके की अप्रोच बताता है। लेकिन एक बात बताइए, ये सोल्यूशन डिफरेंस के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या? बाद में आप मॉक दोगे या क्वेश्चंस करोगे या शीट करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। प्रैक्टिस आपको फिर भी करनी पड़ेगी, आप 2 बार सिलेबस पढ़ लो या 4 बार सिलेबस पढ़ लो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जब आपको प्रैक्टिस करनी ही है, अगर सिलेबस 30% है ना तो 30-40% प्रैक्टिस भी है मॉक के ऊपर, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप एक बार सिलेबस खत्म करो ना एक टीचर को पकड़ के, तो ये दूसरी बहुत बड़ी गलती है, सिलेबस करते रह जाएंगे और टीचर बदलते रह जाएंगे। ये दोनों चीजें मत करो। जीवन में लोग अपना जीवन खराब कर चुके हैं, जिन्होंने हमें भी अभी फीडबैक भेजा था उनके भी कई फ्रेंड्स कर चुके होंगे, तभी उन्होंने ये देखा होगा और अभी रिसेंटली फीडबैक देखा, और हमने तो बहुत देखा है, आप बहुत इंटरव्यू देखते होगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो इन चीजों को ध्यान रखो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट योर प्रोसेस, और सिलेबस को लिमिटेड एक बारी में खत्म करो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे ग्रंथ पढ़ लो, सारी दुनिया से पढ़ लो, अगर आप मॉक नहीं दे रहे और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं होने वाला। आप लिखवा लो मुझसे, कुछ भी नहीं होने वाला। एक बच्चा लिमिटेड, अब आप देख लीजिए 2 बच्चे हैं, एक ये स्टूडेंट है एक ये स्टूडेंट है। इस बच्चे ने क्या करा, सिलेबस को लिमिटेड खत्म करा, और इस बच्चे ने क्या करा, सिलेबस को बहुत ज्यादा करा, कई कई टीचर से कर लिया। इसने सिर्फ लिमिटेड एक बारी में खत्म कर लिया, इसने दबा के मॉक्स दिए, इतनी प्रैक्टिस करी, मॉक्स मॉक्स मॉक्स, और उसको एनालाइज किया। इस भाई साहब के पास टाइम ही नहीं बचा कि वो मॉक दे, तो उसने बहुत लिमिटेड मॉक दे दिए। तो आप ये सोचिए, इसने जब लिमिटेड मॉक दे दिए तो जो सिलेबस पढ़ा था उसे किस तरीके से अप्लाई करना है एग्जाम में, वो तो वो सीख ही नहीं पाएगा। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर।
तो फिर ये कैसे परफॉर्म करेगा एग्जाम प्रेशर के अंदर, आप खुद बताइए। तो इसलिए मॉक देना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मॉक को भी दो दो बार कई बार देना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आप जो पहले गलती कर रहे हैं उसको और बेहतर करने का तरीका यही है। आप समझ रहे हैं? तो आप सोचिए, एक बंदा जो 30-40 मॉक दे के जाएगा उसका क्या होगा। समझ रहे हैं आप? मॉक आपको बहुत सिखाता है, और मैं कभी भी दुनिया भर के टीचरों पे नहीं भागा। विश्वास कीजिए, मैंने एक बहुत लिमिटेड किसी बिल्कुल बेनाम टीचर से हल्का सा पढ़ लिया, तो उसके बाद मुझे चीजें समझ आ गई। फिर मुझे जो टॉपिक जहां से पढ़ना था इंपॉर्टेंट, मैंने इधर उधर देख के खत्म करा लिमिटेड टाइम के अंदर। और सबसे ज्यादा टाइम लगाया मैंने मॉक और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर। और रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं इससे, मतलब हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपकी सिलेक्शन के हाई चांसेस इधर से बढ़ते हैं। तो मॉक देना है आपको, उसकी एनालिसिस भी करनी है। बिना इसके सिलेबस कितनी बाहर भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप बात समझ रहे हैं? यही चीजें मैंने यहाँ मेंशन करी होगी। बहुत अच्छा देखिए, यहाँ मैंने 3 चीजें मेंशन करी हुई है। एक तो लोग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं मॉक को। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस करते रह जाते हैं, उनके पास टाइम कम पड़ता है। दूसरी चीज, डू नॉट एनालाइज प्रॉपरली। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई मॉक दे दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, एनालाइज कौन करेगा? कैसे आप अपनी गलतियों को जानोगे? जो सही क्वेश्चन आपने ज्यादा टाइम में किया उसको भी तो दोबारा करके देखना है कि इसको मैं कैसे कम टाइम में कर सकता था। और गलत वालों को तो आपको एक कहीं ना कहीं मेंटेन करनी चाहिए कॉपी, और उसे रिवाइज करना चाहिए कि हाँ भाई उस वक्त ये गलत था, अगली बार नहीं होना चाहिए। ये चीजें कोई करता ही नहीं। अगर मैं बिगिनर के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, आप जब एक अटेम्प्ट दे लोगे, 2 अटेम्प्ट दे लोगे, और जब आप परेशान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है, तब आपको यही चीजें समझ आएंगी। इसलिए मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ध्यान रखो कि 30% इज ओनली सिलेबस, 100% सिलेक्शन में से 30-40% इज मॉक, उसका एनालिसिस, वहीं से टाइम मैनेजमेंट होता है, फिर और बहुत सारी कुछ चीजें आ जाती हैं, टेक्निक्स, ट्रिक्स, फास्ट कैलकुलेशन। आप समझ रहे हैं? तो ये 3 मिस्टेक हैं। सिलेबस लिमिटेड रखो, किसी लिमिटेड टीचर से करो। डू नॉट चेंज योर टीचर अगेन एंड अगेन। ट्रस्ट करो एक पे, और जो आपने सिलेबस पढ़ा उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करो मॉक के अंदर, तो आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा होंगे। अब आपको ये देखिए कि कोई अभी अभी ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं फिर मॉक करूंगा। या जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया 10-15 दिन पहले, या सपोज जिन्होंने पिछले साल भी स्टार्ट किया, उनका अभी प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, वो सोच रहे हैं कि चलो फ्री हो जाएगा फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा या मेंस का मॉक दूंगा। ऐसा दिमाग में होता है ना? तो मैंने अभी आपके सामने क्या करा है, ये मेंस सीजीएल का 2024 के 7-8 क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। आप जो देखिए, जिन्होंने मेंस दिया होगा वो तो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं दिया, ये जिनके दिमाग में मिथ बैठा होता है कि मैं कुछ सिलेबस खत्म हो जाएंगे फिर दूंगा, या मैं जरा फ्री हो जाएगा फिर मैं मेंस के क्वेश्चन दूंगा, बहुत टफ आते हैं। ये 8 क्वेश्चन को देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपने सिर्फ 9-10 में भी कभी मैथ पढ़ी होगी, 10th तक तो हर किसी ने पढ़ी है, आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लोगे? 8 क्वेश्चन शायद मैं लेकर आऊं, आप मेरे साथ बनिए। तो आपको इससे रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई सिलेबस खत्म होने की जरूरत ही नहीं थी, और कोई हवाई जहाज टीचर पकड़ने की जरूरत नहीं थी कि यही बेहतर है जो इनको बहुत जल्दी करवा देगा। भाई कुछ क्वेश्चन आप नॉर्मली भी कर सकते हो। ऐसा है कि 4-5 क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने के लिए आएंगे, लेकिन अभी तो वो आ ही नहीं रहे पेपर में, सब एक जैसा आ रहा है। बट उन 4-5 के चक्कर में जो बाकी पेपर में, अगर मेंस की बात करें 25 क्वेश्चन, या 25 में से प्री में बात करें सीजीएल की, तो आप बहुत आराम से 40 प्लस ले सकते हो अगर आप इन चीजों को ध्यान दोगे। तो अब वक्त ना जाया करते हुए मैं इन क्वेश्चन को आपको फटाफट करके दिखा, तो समझिएगा मेरी बात को। इन क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये है कि आपको कुछ भी सिलेबस की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा जानते नहीं, बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीजें जानते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर देंगे, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे कि ए रेशो आपको बी दे दिया है 2:3, और बी रेशो सी दे दिया है आपको 5:7, और आपसे क्या पूछ रहा है, C/1। तो आपको एक बात बताइए, कितना ज्यादा साइंस इसमें या कितनी ज्यादा मैथ पढ़ने की जरूरत है? कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, 2024 में आएगा। अब जिसको कुछ भी नहीं आता वो कैसे करेगा कि भाई बी की 2 वैल्यू है, बी की वैल्यू को सेम किया जाए सबसे पहले? भाई वो तो यही सोचेगा ना, यहाँ पे बी अलग, यहाँ पे बी अलग, उसे सेम कर लो। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये 3 का करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7×3 = 21। सी कितना आ गया, 21। 21 एक में आंसर, ऐसे कर लिया। ये या समझ लीजिए जो भाई बहुत प्रैक्टिस कर लेगा, मॉक में ही प्रैक्टिस से उसे पता चलता है कि C/A पूछ रहा है, सी की वैल्यू ऑलरेडी 7 थी, तो 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए था, और वो 7 का मल्टीपल 1 में है, तो वो ऐसे भी टिक करता। बट ये चीज आती कहाँ से? मॉक प्रैक्टिस से। आपको क्या लग रहा है, सिलेबस आप खत्म करते 3-4 जगह से तो ही आती है, मॉक प्रैक्टिस से ही आती है। और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मतलब कोई भी बिगनर होगा वो भी इसे 10-15 सेकंड में कर देगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। और जो रिपीटर्स होंगे वो तो 5-5 सेकंड में करके निकल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी मेंस 2024 के, सारे 2024 में जो आए हैं सीजीएल के।
अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे क्या आपने कभी स्कूल में ये नहीं पढ़ा, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप इसे यूं नहीं कर सकते थे, ए डिवीजन में तो क्या होगा, पांच, यहाँ पे पांच है और यहाँ चार है, पांच में से चार जाएगा, कितना बचेगा, एक। ये ए की पावर एक, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, एक ही में तो है आंसर। अब एक बताइए इसमें क्या सिलेबस करने की जरूरत थी, क्यों बार बार टीचर बदलने की जरूरत थी कि ये टीचर बहुत अच्छा बताएगा। ये चीज आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जब आप मॉक में बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही इन चीजों को पकड़ने लग जाएंगे, खुद ही समझने लग जाएंगे। जब आपको वहां टाइम दिखेगा कि भाई मैंने 1 मिनट में इस क्वेश्चन को क्या, इसको जल्दी करने का तरीका क्या, वहां का सोल्यूशन देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी लिखी होती है, बहुत सारी चीजें लिखी, तो आपकी मॉक से खाली अप्रोच डेवलप होगी। आप विश्वास मान के फिर देखिए मेरी बात को, फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये देखिए, क्या आपने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? भाई ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, 90 डिग्री है, और ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएंगे। आपको नहीं पता कि ये साइन ए होगा या थीटा होगा, हमने स्कूल में पढ़ रखा है, तो साइन थीटा सबने पढ़ रखा है। क्या होता है साइन थीटा बताइए? पी अपॉन एच होता है। देखिए जिसने नहीं पढ़ रखा, मैं भी ये बस सोच के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, तो आप देखिए इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। तो कुछ भी नहीं है, पी अपॉन एच, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप डायरेक्ट लिखते हैं कि साइन ए लिखा है 5/13, पी और एच यही होता है। और नीचे बेस बच गया तो वो क्या होता है आपको पता है, ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। जब आप थोड़ा सा भी सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो आपको सबसे पहला सिंपल ट्रिपलेट यही पता चलेगा, 5, 12, 13। अब आपको ये सारी चीजें मिल गई, क्या आप यहाँ वैल्यू रख के आंसर नहीं निकाल सकते? आप एक बात बताइए, नहीं निकाल सकते? चलिए मैं ही निकाल के दिखा देता हूँ कि कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, 12/13 इंटू 10 ए। तो आपको ये डायरेक्ट लिखना आनी चाहिए, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे बस आप तब डायरेक्ट लिख देंगे। अभी आप मान लीजिए बिल्कुल बिगिनर है तो आप कोई नहीं पीएच बीएच कर करके लिख लीजिए, बट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो वही ये चीज प्रैक्टिस से डेवलप हुई। 2 × 10 ए, तो 10 क्या हो गया, 5/12 अपॉन साइन ए, साइन अपॉन क्या है, 5/13 प्लस 3 × 10 ए, 10 कितना है, 5/12। अच्छा एक चीज अब देखिए, सबका अब ये भी प्रैक्टिस से आएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, मुझे डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 12 12 144 माइनस 2 5 10 और 13 10 130, और नीचे का जो भी आने वाला है, वैसे 13 12 जो होता है 156, और ऐसे ही नीचे भी आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर से जब माइनस होगा तो इसमें क्या आ रहा है, ऊपर 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो भी रिपीटर हो गया है जिसने प्रैक्टिस करी थी वो देख लेगा 14 कहाँ पर है, 14 कहीं भी नहीं है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। या तो 14 होगा या इसमें 7 एक प्राइम नंबर है, 7 होगा। तो आंसर, आप बात समझ रहे, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से डेवलप करेंगे, सिलेबस खाली करने से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, और देखिए जब भी कोई शुरू करता है नंबर सिस्टम या कुछ, तो उसमें एक छोटी सी बात को जानता है कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको पुट कोई भी वैल्यू को 0 रख के करना होता है। इस बात को जानते हैं तो प्रैक्टिस से आपको ये दूसरी चीज पता चलेगी कि भाई जब ऐसे दो वेरिएबल हो तो आप ये देखो कि 0 किसको रखने में फायदा है। अगर मैं z को 0 रख दूं तो देखिए यहाँ पे z के कोफिशिएंट चारों अलग अलग हैं, फायदा है। अगर z के सारे अलग नहीं होते तो आप y को रखते, लेकिन इत्तेफाक से इतना टुच्चा क्वेश्चन दिया कि इन्होंने z के भी चारों अलग रख दिए और y के भी चारों अलग रख दिए। आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी को भी 0 रख लीजिए। मान लीजिए मैं y को 0 रख देता हूँ, तो z का क्या आएगा, पहले वाले से क्या आएगा 25z², दूसरे वाले से क्या आएगा 7 7 जो 49z², और तीसरे वाले से 49 कट जाएगा तो कितना आएगा 25z² आएगा। 25z² एक ही में है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या आप बताइए कौन से सिलेबस की बहुत ज्यादा नीड थी, एक सिंपल सी बेसिक सी अर्थमेटिक की कैलकुलेशन। तो अगर ये आपको बात पता और ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाती, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है या आपने 20-30% ही सिलेबस कर लिया है तो आप मॉक पे आइए, मॉक आपको ज्यादा सिखाएगा, मॉक आपकी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से वही वाला आ गया कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे आपको कॉस 27 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे 27 है तो दूसरा क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली 63, यहाँ पे दे भी रखा है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है 27 डिग्री में, कॉस 27 डिग्री दे रखा है, पी सॉरी कॉस यहाँ पर होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन क्यू। और ये कैसे आ जाएगा, जब आप मॉक्स देंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पार्ट को आप डायरेक्ट लिख पाएंगे कि ये क्यू² माइनस p² हो जाएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर लेना है, आपका डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा। आप बताइए इसके अंदर कितना ज्यादा सिलेबस खत्म करने की जरूरत थी, कैलकुलेशन की थोड़ी सी यहाँ पे जरूरत थी फास्ट, और आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वाली। नेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है,
आप इस क्वेश्चन में समझिए कि इस क्वेश्चन में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उस एग्जाम प्रेशर के अंदर आपको बस क्वेश्चन गलत नहीं रीड करना, क्योंकि सारी चीजें कितनी पास पास लिखी है नंबर। तो ये भी मॉक से ही आपको सीखने को मिलेगा कि भाई नंबर्स के बीच में कोमा कहाँ लगा है, नंबर्स में गलत ना रीड कर लो। जितना आप मॉक देंगे तभी आपको समझ आएगा। आप सिलेबस करते रहेंगे तो ये चीजें नहीं समझ आएंगी। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई गलत करेगा तो रीड में गलती कर देगा तो गलत करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। एलसीएम आपने बचपन में सीखा नहीं है लेना, या आप एलसीएम चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहले यही होता है कि आप फैक्टर बनाइए, और हाईएस्ट फैक्टर आते हैं उसके अंदर। तो देखिए पहले वाले में 3 टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। बस ये कोमा ही गड़बड़ करेगा अगर किसी को गड़बड़ करेगा। टू की हाईएस्ट पावर कहाँ है, टू 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 की पावर 3 है, तो यहाँ पर ये गलत ये गलत ये बच गया। फिर 9 का देख लेते हैं, 9 की हाईएस्ट पावर 2 3 3 है, ये गलत हो गया, एक यहाँ पर आ गया, ये तो गलत ही है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा ये। समझ रहे हैं आप? तो कितना टाइम लगा आपको और कितना ज्यादा सिलेबस की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल का आपके पास क्वेश्चन आ गया है, बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। वो ये बोल रहा है राइट एंगल एट आर, आर पे राइट एंगल है और ट्रायंगल क्या है, पी क्यू और क्यू थीटा है, तो ये क्यू है, ये थीटा एंगल है, पी क्यू आर। और वो कह रहे हैं पी क्यू कितना है 29, क्यू आर कितना है, क्यू आर 21। तो अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जब आप ट्रिपलेट पढ़ते हैं, और अगर आपने मेरा कैलकुलेशन वाला वीडियो नहीं देखा ना तो आप उसको जरूर देखिएगा। उसके अंदर ना मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट बताए हैं, 1 घंटे का वीडियो, उसमें मैं सारी मैथ के अंदर, सारी रीजनिंग के अंदर जो नंबर्स यूज होते हैं उनको मैंने एक साथ बता दिए। अगर आप उसको भी कर लोगे ना तो और आप सीधा प्रैक्टिस पे उतर जाओगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। तो उसमें मैंने ट्रिपलेट वगैरह लिख के बताए हैं कि भाई 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है, या और जो इंपॉर्टेंट 7-8 ट्रिपलेट होते हैं वही ज्यादातर आते हैं। तो आपको भाई यहाँ पे 20 आ जाएगा इससे। और करना क्या है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर लिखना है। तो कॉस स्क्वायर नहीं जानते आप, कॉस स्क्वायर क्या होता है, बी अपॉन एस, तो 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 20। जो बिगिनर होगा वो ऐसे लिखेगा, जो भाई रिपीटर हो गया, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसको पता है कि भाई नीचे तो 29 का स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा एक ही में, वो ऐसे भी निकाल सकता था, या ऊपर वो तो कुछ भी है। मतलब आपको 10-15 सेकंड का फर्क पड़ेगा, किसी में ऐसे किसी में वैसे, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप देखें ऑल इंडिया रैंक 1 ने इस बार पेपर को मेजोरिटी एक्स और बेसिक से लेके कर रखा है। इसका रीजन क्या है, पेपर सिंपल आया और पेपर में इतना समय मिल गया कि आप उस तरीके से कर पाए। और 3-4-5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ट्रिक की जरूरत होती है, और इस बार ऐसे भी क्वेश्चन नहीं थे जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की नीड थी, वो भी लिमिटेड थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए। उस साल कौन सा पेपर आ जाए, किस टाइप का आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये कितना सिली। अब ये क्वेश्चन जो देखिए, इसके अंदर कौन से ज्यादा सिलेबस की जरूरत है। आपने बचपन में नहीं पढ़ा कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, या आप मेंसुरेशन शुरू करेंगे, ये तो रटी हुई चीज होती है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और आपसे यही तो पूछ रहे फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, और लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 3:2। आप बचपन में जैसे करते थे आप उसको वैसे भी कर लोगे, या अगर तब भी निकल जाएगा, और आप बहुत जब प्रैक्टिस करने लगोगे मॉक से तो पता चल जाएगा कि जल्दी कैसे करना है। तो मान लीजिए मैं एक को 3x मान लेता हूँ, एक को 2x मान लेता हूँ, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, 3×2 6x स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए जो बंदा रिपीटर होगा या जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो समझ जाएगा कि 6 का मल्टीपल आंसर है ना। तो पहले वाले को चेक करें, 6×7 = 42, तो ये तो 6 का मल्टीपल ही नहीं है, ये 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है, 6×1 = 6, 6 से 30, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं, ये दोनों 6 का मल्टीपल है। अगर 6 का मल्टीपल है, और ये ध्यान रखना उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, स्क्वायर। अगर ये 6 का मल्टीपल मैं चेक करूँ तो 6×1 = 6, 6×1 = 6, ठीक है, 6×1 = 6 नहीं सॉरी, 2 पे जाएगा ना, 6×2 = 12 और 6×4 = 24। तो क्या ये स्क्वायर आ रहा है, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, 6×1 = 6, 6×4 = 24, 6×4 = 24, ये स्क्वायर आ रहा है ना 6x², तो ये आंसर हो गया। मतलब आप ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं निकालना तो भाई आप इसे नॉर्मली भी बेसिक से सॉल्व करते तब भी आंसर आ जाता, कि पेरीमीटर के इक्वल रख दो, और तब भी तो आपको क्या होगा, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते। मेरा ये कहना है कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। आप सिस्टम पे बैठे, आप हाथ चलाएं, आप दिमाग चलाएं, नंबर के बीच में एकदम से चेंजिंग करना सीखे, तो ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, मॉक ही सिखा सकता है। ओनली मॉक एनालिस, मॉक प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। तो ये चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और शायद क्वेश्चन नहीं है, हाँ बस इतना ही क्वेश्चन है। ये मैंने 8 क्वेश्चन आपको कर दिखाए, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात को मानिए, आपको फायदा जरूर होगा। कि भाई आप सिर्फ सिलेबस के पीछे मत भागिए, आप
बार बार चेंज मत करिए टीचर को, और आपको मॉक और उसका एनालिसिस करना चाहिए। तो ये जो SCM बना है, इस पे आप ध्यान देंगे तो आपके मार्क्स, अगर आप बिगिनर हैं जो अटक गए हैं 120 मार्क्स पे, 150 आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उसके प्लस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, 1 डेढ़ महीने में ये स्कोर इंप्रूव हो जाएगा यहाँ तक। और अगर आप रिपीटर हैं, तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं कि भाई मेरे नंबर नहीं आए, और आपको लग रहा था कि भाई टीचर खराब है, नया टीचर पकड़ ले, तो ऐसा मत करिए। आप अपने प्रैक्टिस को सुधारिए, आप अपने क्वेश्चन को फास्ट करने के तरीके, अपनी कैलकुलेशन को सुधारिए। कहीं कहीं से कुछ कुछ चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट ऐसा मत कीजिए कि पूरा सिलेबस नया कहीं से पढ़ने लगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। मैंने जेन्युइनली बताई है कि ये बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको 2025 में जो सफलता के चांस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। और भी कोई आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक और चीज, मैं अभी मैथ्स, इंग्लिश, GS और रीजनिंग की भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा आपको 2 महीने के अंदर किस तरीके से करनी चाहिए। जो एग्जाम्स आ रहे हैं, कई सारे फीडबैक्स आते हैं, तो उसमें ये चीज मुझे लगता है मुझे बतानी चाहिए कि अगर आप अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करेंगे ना, और सही डायरेक्शन में चलेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, लक फैक्टर आजकल जुड़ गया है SSC के साथ, बट फिर भी सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।